विद्यार्थियों, आज बीकॉम पार्ट थर्ड कॉमर्स का सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व की एक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो व्यापार घाटा दूर करने के लिए ऋण प्रदान करती है। तो मुख्य बात समझने की ये है, पहली कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से ऋण प्रदान करती है। इस बात को अपने पक्का ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इसलिए शुरू की गई कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 1930 की मंदी आई, स्वर्णमान का पतन हुआ, तो व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो गई, रुकावटें आ गई और भुगतान की समस्या हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में विभिन्न देशों में यह विचार विमर्श हुआ और 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और 27 दिसंबर 1948 से यह प्रभावी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1 मार्च 1947 को औपचारिक रूप से कार्य शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक व सामाजिक परिषद के साथ साथ एक समझौते जिसे 15 नवंबर 1947 को महासभा द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई। इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र की यह एक विशिष्ट शाखा बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना के बारे में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा एक समान है, जबकि मैंने पहले ही विश्व बैंक के बारे में आपको बता दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर एक अंतरिम समिति तथा एक प्रबंध निदेशक व कर्मचारी वर्ग के द्वारा अपना कार्य करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभी शक्तियां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित होती है। इस बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर व एक वैकल्पिक प्रतिनिधि शामिल होता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहला कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को व्यापार घाटा दूर करने के लिए ऋण देता है। IMF की स्थापना के समय इसके प्राथमिक 3 कार्य है वो रखे गए, जिसमें विनिमय दर में स्थिरता व निगरानी, विनिमय दरों का प्रबंध, आर्थिक विकास को प्राथमिकता और आर्थिक संकट को फैलने से रोकने में सहायता करना था। महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के टुकड़ों को सुधारने में IMF का भी इरादा था। साथ ही आर्थिक विकास व बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश करता है। अब इसका कार्य है दूसरा प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक विकास व आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसे विकासशील देशों के साथ काम करता है, नीतिगत सलाह और सदस्यों को वित्त पोषण करके व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करने और गरीबी को कम करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो गरीबी निवारण के संबंध में भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह विभिन्न देशों के लिए अनेक प्रकार के लाभ के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका उद्देश्य वास्तव में बहुत गहरा है। तो उद्देश्यों के रूप में हम गिनती करते हैं तो नंबर 1 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व मौद्रिक स्थिरता। दूसरा इसका पॉइंट है
व्यापार के विस्तार व पुनरुत्थान हेतु वित्तीय आधार उपलब्ध कराना। तीसरा है आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। चौथा है गरीबी कम करना। पांचवा है रोजगार को बढ़ावा देना। छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर सहयोग व परामर्श हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार व संतुलित विकास में आ रही बाधाओं को दूर किया जाता है। उत्पादक संसाधनों के विकास और रोजगार के वास्तविक आय के उच्च स्तरों को कायम करना, विनिमय दरों की स्थिरता को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों के बीच व्यवस्थित विनिमय प्रबंध को बनाए रखना है। सदस्यों के मध्य चालू लेन देन के संदर्भ में भुगतानों की एक बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना की सहायता देना है। सदस्य देशों को अस्थायी कोष उपलब्ध कराकर उन्होंने अपने भुगतान संतुलन के कुप्रबंध से निपटारा करने के लिए क्षमता प्रदान करना है तथा सदस्य राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलनों में व्याप्त असंतुलन की मात्रा व अवधि को घटाना है। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत मौलिक व आरंभिक सदस्य रहा है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह भारत के लिए काफ़ी उपयोगी व कारगर साबित हुआ है। भारत इसके मौलिक 44 देशों में से एक सदस्य राष्ट्र है। लगभग 189 देश इसके सदस्य बन गए हैं। ऐसी स्थिति में प्राय विश्व के सभी विकसित और विकासशील देश इसके सदस्य बने हुए हैं। आरंभ में रूस ने इसकी सदस्यता लेने न लेने के संदर्भ में आवश्यक असमंजस की स्थिति थी और आज हम देखते हैं सोवियत रूस के गणराज्यों का विभाजन होने के बाद कई गणराज्य हैं वो IMF के सदस्य बन चुके हैं। इस प्रकार यह IMF है वास्तव में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था के द्वारा भारत को भी विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान की गई हैं। यह भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। नीति निर्माण में, कार्य संचालन में भारत में निरंतर योगदान देता रहा है। समय समय पर आर्थिक सहायता परामर्श मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया। भारत जो भी अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। अब भारत इस बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने की मांग करता है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संदर्भ में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर सदैव व्यापार घाटा रहा और व्यापार घाटे की पूर्ति के लिए कुछ ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि आंतरिक ऋण लिया जाए, बाह्य ऋण लिया जाए, फिर स्वर्ण का निर्यात किया जाए, फिर राष्ट्र है अपनी संपत्तियों को बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो आयात किया है उसका भुगतान करना ही पड़ेगा और आयात का भुगतान करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम वित्तीय संसाधन कैसे जुटाएं। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए हम आंतरिक बाह्य ऋण के अलावा स्वर्ण का भी कितना विक्रय करें, ऋण भी कितना लें और वो ऋण कितना महंगा होगा, ये सब कुछ बातें सोचनी समझनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आज हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्थापना से लेकर 2020 तक अनेक प्रकार के ऋण प्रदान किए हैं और विभिन्न जो आर्थिक समस्याएं आई, व्यापार घाटे संबंधी समस्या आई या निर्यातों में कमी की समस्या आई या मुद्रा का अवमूल्यन हुआ या विनिमय दर में गिरावट आई और अन्य समस्याएं आई, तो IMF ने भारत को ऋण देकर रामबाण औषधि देने का कार्य किया है।
इस तरह भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य और उद्देश्य तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका मूल जो कंसेप्ट है, व्यापार घाटे को दूर करने के लिए ऋण देना और विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। तो भारत में व्यापार घाटा लगातार रहा है, 72-73 और 1976-77 को छोड़कर सदैव घाटा रहा। इस घाटे की पूर्ति के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी देशों की समस्याएं हल इसने की है। हम देखते हैं कि भारत के हिसाब से तो भारत में पाकिस्तान से संबंधित समस्याएं आई, चाहे चीन से संबंधित समस्याएं आई या विश्व बैंक से ऋण दिलाने की बात हुई, इन सब बातों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत की दृष्टि से बहुत महत्व है। इसने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ऋण दिया। इसके अलावा SDRS योजना चालू की। SDRS योजना के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र से एक निश्चित सीमा तक जिसके उसके अधिकार है उतनी राशि की SDRS प्राप्त कर सकता है। इस तरह से भारत ने SDRS प्राप्त किए और SDRS प्राप्त होने के कारण से भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं के माध्यम से भारत को अनेक प्रकार की सहायताएं प्रदान की हैं। लेकिन यह एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो अनेक आलोचनाओं का पात्र है। उस आलोचना का मुख्य कारण यह है कि यह सहायता उन देशों को ही दे सकता है और प्रदान कर सकता है जो इसके अनुकूल हो। और दूसरा ये है कि इसमें जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर अमेरिका और अमेरिका से समर्थित राष्ट्र हैं। जिस देश के अमेरिका से संबंध अच्छे होते हैं उनको वित्तीय सुविधाएं, ऋण सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। भारत है कई बार गुट निरपेक्ष देशों के रूप में रहा, कई बार रूस समर्थित रहा। तो ऐसी स्थिति में ऋण संबंधी समस्याएं हमारे सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण लिया जाता है, उसकी ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, ऋण की शर्तें कठोर होती हैं और समय पर भुगतान करना पड़ता है। साथ ही साथ अमेरिका को प्रशंसित रखना पड़ता है। विकासशील देशों के हितों के इसकी नीतियां अनुकूल नहीं है क्योंकि इसका जो संचालक मंडल है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। भारत के अनेक व्यक्ति हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समय समय पर अपनी मांग रखते हैं और उन मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक जवाब हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें अमेरिकी नीतियों के अनुसार काम करना पड़ता है। और आज स्थिति यह हो गई कि रूस की स्थिति गणराज्य के रूप में न रहने के कारण पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर विश्व बैंक का दबदबा है। तो ऐसी स्थिति में हमें आज की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना ही पड़ेगा क्योंकि व्यापार घाटा चल ही रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर अत्यधिक खर्च होता है। देश में विनिमय दर में उतार चढ़ाव की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि विनिमय दर मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। जब हम निर्यात नहीं करेंगे, आयात ज़्यादा होंगे, विनिमय दर प्रतिकूल होगी। विनिमय दर प्रतिकूल होगी तो रुपये की कीमत में गिरावट आएगी। रुपये की कीमत में गिरावट आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी साख खराब होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में साख खराब होगी तो निर्यात कम होंगे, आयात ज़्यादा होंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देशानुसार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया जिससे निर्यातों को बढ़ावा मिले और आयात कम हो। अब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी शर्तों के अनुसार ऋण प्राप्त करें, नीची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करें और
सुविधाजनक पद्धति से ऋण प्राप्त हो। वर्तमान में कोविड-19 की समस्या है। गत कुछ महीनों से उत्पादन कम हुआ है, निर्यात कम हुआ है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, विनिमय दर में गिरावट आई है, विदेशी पूंजी विनियोग में कमी हुई है और विनिमय दर की प्रतिकूलता के कारण आयात महंगे और निर्यात सस्ते हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम एक विशिष्ट स्थिति में फंसे हुए हैं। भारत के वित्त मंत्री द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। उन प्रयासों से संभव होगा कि हम अच्छी स्थिति में पहुंच सकें। तो इसके बारे में आप विद्यार्थी हैं, उचित रूप से अध्ययन करें और इस विषय सामग्री को एक पेज में समराइज़ करें ताकि भविष्य में इसके बारे में हम और अच्छी तरह से कार्य कर सकें, ताकि आपको और अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद। देखो गुरुजी कितना मिनट हो गया।